हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स पोइट्स एंड पैनकेक्स के लेके आया हूँ। और पहला शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 30-40 वर्ड्स के बीच में। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप? Fiery misery, fiery, the fiery misery of those subjected to makeup से अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है राइटर का? The makeup room had a lot of hot bulbs. आप जानते हैं कि मेकअप रूम में बड़ी बड़ी लाइटें थी, hot bulbs, उसमें से हीट निकलती थी. Burning inside a number of mirrors to reflect the heat. और half of the dozen, आधा दर्जन मीन्स 6 बड़े बड़े मिरर्स थे जिनमें से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, हर एंगल से लाइट थी, हर एंगल पे. इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट एंड मिजरेबल फॉर द आर्टिस्ट टू सिट देयर. और बहुत ही मुश्किल था जिनका मेकअप किया जाना होता था, वहाँ बैठना और मेकअप कराना बड़ा मुश्किल काम था उनके लिए, मिजरेबल था, दुखी हो जाते थे. देयर वर नो कमिंग कूलिंग सिस्टम इन दोज डेज. उन दिनों में कोई एसी नहीं होते थे, जानते हो आप, ये कूलिंग सिस्टम नहीं था. सो द आर्टिस्ट हैड टू बेयर ऑल दैट. तो कलाकारों को ये सारा सहन करना पड़ता था, बेयर करना पड़ता था. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू? नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी करता है राइटर यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है, किस चीज़ से उसको जोड़ता है? The members of the makeup department were from various parts of India. मेकअप डिपार्टमेंट के जो भी मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो देश के अलग अलग पार्ट्स से आते थे, अलग अलग हिस्से से बिलोंग करते थे, अलग अलग स्टेट के थे. और there was no preference to any state or language or region. ऐसा नहीं था कि उस पंजाब के ज़्यादा होंगे, उत्तर प्रदेश के ज़्यादा होंगे या तमिलनाडु के ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं था. किसी स्टेट या लैंग्वेज या रिलीजन को कोई महत्वता, प्रीफरेंस नहीं दी जाती थी. प्रीफरेंस मतलब उसको अच्छा समझ के कि इस वजह से लोग, ये आधार नहीं था. रिलीजन, लैंग्वेज और स्टेट कोई आधार नहीं था. वंस देयर वाज ए बंगाली एज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट. एक बार एक बंगाली थे जो इस डिपार्टमेंट के हेड थे. He was succeeded by a Maharashtrian. उसके बाद महाराष्ट्रियन उनके पीछे है. His assistant was a धरवड़ कर्नाडिगा, ये नाम है, धरवड़ कर्नाडिगा. So it was the best example of national integration. तो इस तरह से वो बेस्ट एग्जाम्पल था नेशनल इंटीग्रेशन का. What work did the office boy do? ऑफिस बॉय का वर्क क्या था, कार्य क्या था जेमिनी स्टूडियोज में? और वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, क्यों उसने स्टूडियोज ज्वाइन किया, ऐसा है यहाँ पे. वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वो ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड क्यों होता था, निराश क्यों रहता था. और हु वाज द ऑफिस बॉय कौन था. व्हाट वाज हिज ड्यूटी, उसकी मेकअप डिपार्टमेंट में ड्यूटी क्या थी. हाउ डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, कैसे उसने स्टूडियोज ज्वाइन किया. वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, निराश क्यों था वो. द ऑफिस बॉय, ए 40-year-old मैन, 40 साल का व्यक्ति था ये, वांटेड टू बिकम ए स्टार एक्टर, और वो स्टार एक्टर बनना चाहता था, एक टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, लिरिक राइटर बनना चाहता था. बट ही वर्कड एट द लोवेस्ट रैंक एट द जेमिनी स्टूडियोज. परंतु वो जेमिनी स्टूडियो में लोअर रैंक पे काम करता था. His duty was to apply makeup for the crowd players. उसकी ड्यूटी जो क्राउड थी, ये लेवल था, नीचे वाला लेवल था, जो क्राउड में लोग होते थे, क्राउड देखने वाले, शूटिंग को देखने वाले, तो उनका मेकअप करता था, पेंट वगैरह लगा के जैसे तैसे शूटिंग के दौरान. His work required no skill. उसके वर्क में कोई स्किल की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसे मुंह पे लगा लेना है. एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद डेजिग्नेशन, और जो डेजिग्नेशन उसे मिला उससे वो खुश नहीं था. डेजिग्नेशन क्या होता है, जैसे पद मिलना, ऑफिस बॉय का पद था उसका.
So he remained unsatisfied and criticized everyone he felt jealous of. जिससे भी ईर्ष्या करता था उन्हीं की आलोचना करता रहता था और अनसेटिस्फाइड था, असंतुष्ट था. Why did the author appear to be doing nothing at the studios? फोर्थ क्वेश्चन है कि ऑथर ऐसा क्यों लगता था कि ये कुछ नहीं करता, अशोकमित्रन. हाउ वाज द ऑथर्स जॉब ऑड, और ऑथर का जॉब ऑड क्यों था इन द आईज ऑफ द अदर स्टाफ, दूसरे स्टाफ मेंबर्स की नज़रों में. हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू दिस, तो उनका रिएक्शन क्या था ये बताना है. Ashokamitran's job at the German studios was to collect information from newspapers. जॉब क्या था कि न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन, जो अच्छी अच्छी खबरें हैं उनकी कटिंग रखना, उनको फाइल में पेस्ट करना. कई बार तो कुछ हाथ से भी लिख के उन्हें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती थी. एंड टू पेस्ट द कटिंग्स इन फाइल्स फॉर रेफरेंस के लिए नॉलेज कई बार ज़रूरत होती है कि क्या हुआ अब तक. जो भी उन्हें अच्छी खबरें लगती थी अपने हिसाब से उनको पेस्ट करते थे, फाइल में स्टोर करते थे. दिस वॉज प्रोबेबली द ओनली वर्क ऑड इन द जर्मनी स्टूडियोज. और ये काम छोटा लगता है देखने में कि ये क्या, कटिंग लेना और पेस्ट करना, बस काम खत्म स्टूडियोज में. वाइल एवरी अदर स्टाफ वाज सम सॉर्ट ऑफ एन आर्टिस्ट. अदर दूसरे भी स्टाफ मेंबर थे, वो कहीं ना कहीं कलाकार थे, कुछ ना कुछ उनकी कला के साथ जोड़ था. They therefore advised the author to do some better jobs other than wasting his time. और फिर वो ऑथर को एडवाइस करते रहते, क्या कर रहे हो, क्यों अपना करियर चौपट कर रहे हो, कुछ और कर लो जो तुम्हें शोभा देता हो. कटिंग पेपर्स इन ए डिपार्टमेंट सिमिलर टू ए बार्बर शॉप. तो ये तो बार्बर शॉप की तरह लग रहा था. They therefore advised the author to do some better jobs other than wasting his time cutting papers in a department similar to a barber shop. ये similar का मतलब उस जैसे ही था. बार्बर क्या करता है, बालों की कटिंग करता है. कोई ज़्यादा बड़ी स्किल यहाँ इसके अनुसार उनके अनुसार कटिंग में, अखबारों में वो काटनी है, क्या स्किल की ज़रूरत है, कुछ और बड़ा काम कर रहे हो. Subu is described as a many-sided genius. सुबु को, फिर सुबु के बारे में अशोकमित्रन ने हमें बताया, काफ़ी कुछ बताया कि जीनियस था, मैनी साइडेड था, हर क्षेत्र में नॉलेज था उसका. लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल क्वालिटीज एबिलिटीज, उसकी 4 एबिलिटीज आपको बतानी है. हु वाज कोठामंगलम सुबु, ये पूरा नाम है. हाउ डिड ही मेक ऑल द अदर स्टाफ हेट हिम, और किस तरह से दूसरे सारे स्टाफ मेंबर उसे हेट करते थे. कोठामंगलम सुबु ज्वाइंड द जर्मनी स्टूडियोज एज ए क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया था. एंड रिमेन्ड द सेम इन द रिकॉर्ड्स में क्लर्क ही रहा वो. बट इन प्रैक्टिस ही सून एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ नंबर 2, और अपनी जो व्यवहारिक जीवन था वहाँ का उसमें नंबर 2 पे आ गया. अपने प्रोग्रेस की उसने, मतलब प्रभावित कर करके अपनी काबिलियत से वो आगे बढ़ गया. बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग जीनियस एंड डिफरेंट स्किल्स, अलग अलग फील्ड की स्किल्स थी, जानकारी बहुत थी, तो उसके बगैर कोई काम चलता ही नहीं था. he did any work for his boss and ignored the rest. बॉस के लिए ही काम करता था, बॉस का कोई काम होगा तो करेगा, अदरवाइज सभी बाकी काम को इग्नोर कर देता था. This made him envied and hated by the rest of the staff. इस बात से कि वो अपने बॉस का ही काम करता था, उनका काम इग्नोर करता था, उनमें ईर्ष्या पैदा हो गई उसके स्टाफ मेंबर्स में. Discuss Subu's identity as a poet. सुबु की एक पोइट के रूप में पहचान. Why was he not known as a poet? उसे कवि का दर्जा क्यों नहीं मिला? Apart from being an amazing director of movies, डायरेक्टर होने के साथ साथ, इसके अलावा कह लो, अपार्ट फ्रॉम, सुबु हैड द आइडेंटिटी एज ए पोइट. उसकी पहचान थी पोइट की, परंतु फिर भी वो चीज़ बात नहीं बनी. द वर्ल्ड ऑफ हिज टाइम एंड लेटर नेवर रिकॉग्नाइज सुबु एज ए पोइट. उस वक्त ने भी और बाद वाले वक्त ने भी सुबु को कवि के रूप में नहीं जाना. और yet he was great unknown पोएट, फिर भी वो पोएट था परंतु अननोन पोएट था, जिसे कोई नहीं जानता था.
He wrote poem in the simplest Tamil language. तमिल लैंग्वेज में कविता लिखी उसने बड़ी साधारण भाषा में, सिंपल, जो आम आदमी को समझ आए, एंड वाज एबल टू रिक्रिएट द क्लासिकल पोएम्स इन हिज ओन स्टाइल, और क्लासिकल पोएम्स को अपने ही स्टाइल में वो लिखता था। सुबु एक्सीलेंट एज एन एक्टर टू डिस्कस। सुबु एक्सीलेंट एक्टर भी था। कैसे? सुबु वाज ए गुड एक्टर, ही वाज एबल टू एक्ट बेटर देन द लीड एक्टर्स। जो मुख्य पात्र होते थे, एक्टर होते थे, उनसे बेटर काम कर जाता था। छोटे रोल को भी अच्छी तरह से वो परफॉर्म करता था। येट नेवर विश टू टेक एनी लीड रोल्स इन एनी मूवी, और कोई बड़ा रोल मिल जाए ऐसी कोई कामना नहीं थी उसकी। फिर जो छोटा मोटा मिलता उसको बेटर वे से करता था। In spite of all the good qualities and readiness to be a host anytime, Subbu had only enemies. यद्यपि उसमें बहुत क्वालिटीज़ थी और होस्ट अच्छा था, मेहमान नवाजी बहुत अच्छा करता था, लोग उसके घर में ठहरते थे, फिर भी लोग दुश्मन कैसे बन गए उसके। सुबु वाज गुड टू एवरीवन ही केम बाय। जिसके साथ भी वो मिला, आमना सामना हुआ, या जो भी उसके जीवन में आया, उन सब के लिए अच्छा था वो। और अपने बड़े अच्छे ढंग से बोलता था, रिलेटिव्स को फीड करता था, खिलाता था, खाना वगैरह घर में स्टे करवाता था। एक्सेल्ड एवरीवन इन द जेमिनी स्टूडियोज। काबिलियत में सभी से आगे था वो, एक्सेल, आगे निकल जाता था। बट वाज हेटेड बाय मोस्ट ऑफ देम। अधिकतर उससे हेट करते थे, नफरत करते थे, बिकॉज ही वॉज सो क्लोज टू द बॉस। एक ही बात थी, बॉस के करीब था वो, क्लोज था। बीइंग ए क्लर्क इन द अटेंडेंस रजिस्टर, वो कहते थे कि है तो ये क्लर्क और बॉस बना हुआ फिर रहा है। ही वॉज अबव ऑल। क्लर्क होने के बावजूद भी वो सबसे ऊपर था डिपार्टमेंट में। दोज हु वर अबव हिम इन रैंक डिडंट फील गुड टू ओबे हिम। जो उससे दर्जे में ऊंचे थे, जिनका दर्जा ऊंचा था डिपार्टमेंट में, तो वो ईर्ष्या करते थे कि इसको फॉलो करने, इसके हुक्म की तामील करनी पड़ेगी हमें। हाउ डिड सुबु सरपास द ऑफिस बॉय डिस्पाइट हिज लिमिटेशन। अपनी लिमिटेशंस के जो सीमाएं थी उसकी, उसके बावजूद भी वो सरपास कर गया, आगे निकल गया। कैसे? द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट वाज ऑलवेज अहेड ऑफ सुबु इन द बिगिनिंग। शुरू में हाउ डिड सुबु सरपास द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय को कैसे सरपास किया, कैसे निकला अपनी लिमिटेशंस के बावजूद भी। ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम, मेकअप डिपार्टमेंट वाज ऑलवेज अहेड ऑफ सुबु इन द बिगिनिंग। शुरू में वो आगे ही था इससे, स्पेशली इन एजुकेशन में, और हैविंग इन्फ्लुएंशियल पीपल टू सपोर्ट, और उसकी सपोर्ट में प्रभावशाली लोग भी थे। बट ही एंडेड अप वेयर ही बिगेन। परंतु जहाँ से शुरू हुआ था वहीं रहा वो, ऑफिस बॉय। बट व्हाइल सुबु असेंडेड द स्टेप्स टू द मैक्सिमम हाइट, और सुबु ऊंचाइयों तक चला गया, एंड सरपास्ड द बॉय, और ऑफिस बॉय को आगे पीछे छोड़ गया, सरपास कर गया उसे। What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studios? यहाँ पे लॉयर का बताना कि वो अलग थलग कैसे था, सभी से अलग कैसे था। The legal advisor's uniform was totally different from those of others. एक तो उसकी यूनिफॉर्म अलग थी। At the Gemini Studios he didn't wear खादी धोती नहीं पहनता था, and a खादी white shirt, ये आम ड्रेस थी। Rather he wore pants and a tie. Pants थी, shirt थी, tie बांधता था। Sometimes he also wore a loose fitting coat. कई बार खुला सा कोट, जैसे मेलमैन का होता है, टाकी का होता है, इस तरह का पहनता था। ये बातें उसे अलग बनाती थी। How did, एक और आप मानसिकता की बात, रीजनिंग, वो कोल्ड रीजनिंग वाली बात ऐड कर सकते हो, और अकेलापन ये था उसमें। और हाउ डिड द लीगल एडवाइजर बिहेव इलीगली इन द इंस्टेंस ऑफ द एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का एग्जांपल देके इलीगल बिहेवियर के बारे में बताना है। व्हाट डिड ही डू, क्या करता था। द लीगल एडवाइजर वाज ऑफ कोर्स एन एडवोकेट, वो एडवोकेट था, येट ही वाज नोन एज एन इलीगल एडवाइजर। यद्यपि वो इलीगल
एडवाइजर कहा जाता था उसे, प्रसिद्ध था इस बात से। वंस ही रिकॉर्डेड द वॉइस ऑफ एन एक्ट्रेस, एक बार उसने एक एक्ट्रेस की आवाज़ को रिकॉर्ड किया। who shouted at the producer and director while in the shooting sets, जो डायरेक्टर पे भी शाउट किया था, उसने चिल्लाई थी प्रोड्यूसर पे भी शूटिंग सेट में। द लीगल एडवाइजर्स बिहेवियर टर्न्ड आउट टू बी इलीगल बिकॉज ही डिड इट विदाउट द एक्ट्रेस परमिशन, क्योंकि उसने आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया और एक्ट्रेस की उसमें परमिशन नहीं थी, तो इसलिए उसे ये इलीगल एक्टिविटी थी, इस तरह की एक्टिविटी वो कर लेता था। Why was the moral rearmament army welcomed at the studios? ये जो ड्रामा थिएटर ट्रूप था, इनका स्वागत क्यों किया गया? और what was MRA? MRA थे कौन? Why did it tour the world? और ये वर्ल्ड टूर पे क्यों जा रहे थे? MRA, short form Moral Rearmament Army, was an anti-communist organization. ये कम्युनिज्म के एंटी थी और that toured the world informing the world of the evil side of communism. कम्युनिज्म की जो evil side थी, कम्युनिज्म में उनके अनुसार, इस ग्रुप के अनुसार जो कमियां थी उसको बताती थी वो। That was spreading throughout Asia फैला रही थी उन बातों को यूरोप में भी। Headed by Frank Buchmann, the MRA believed that communism was evil. इनके अनुसार कम्युनिज्म एक बुराई थी and it would wipe out democracy in the world. और ये डेमोक्रेसी को, दुनिया की डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देशों में से ख़त्म कर देगी कम्युनिज्म। तो ये क्वेश्चन आंसर थे आप सबके लिए, और आप इनको याद कीजिए, लर्न कीजिए, अपनी लैंग्वेज में चेंज कीजिए, बल्कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज को चेंज करें, और जो मेन फैक्ट्स हैं वो याद रखें। और क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करोगे आप अपनी हल्की फुल्की लैंग्वेज में भी आप प्रेजेंट कर दो। राइटिंग अच्छा होना चाहिए और चलेगा इतना। तो ये पोइट्स एंड पैनकेक्स ख़त्म हो गए, और इसके बाद कोई और नई चीज़ लेके आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।